अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अच्छा, सुबह जब हम बातें कर रहे होते हैं ना, और ऑब्वियसली मौसम, जब सर्दियां आती हैं तो मौसम से ही बात शुरू होती है, तो मुझे लगता है कि अब्दुल्ला और मैं बिल्कुल दो मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। हालांकि ज्यादा फासला नहीं है, बिल्कुल फासला नहीं है लेकिन हमारे घरों में, या तो माहौल का फर्क है, निगाह का या जाविये का। एक होता है ना जाविया, किसी भी चीज को देखने का जाविया। स्काईलाइन ना नजर आ रही हो तो उसको आप फॉग ही कहेंगे ना। मतलब जब आपको धुंध कुछ दिन नजर आ रहा होता है, कुछ दिन बिल्कुल इट्स ऑल वाइट, तो आज मुझे धुंध फील हो रही थी। फॉग, स्मॉग, पोल्यूशन का अंसर भी होता है, क्योंकि कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर भी है। जब ये चीज़ें होती हैं तो कराची में वो स्काई लाइन जो आपको दूर से नज़र आ रही होती है वो नहीं फिर नजर आती, मध्यम पड़ जाती है। लेकिन अदरवाइज अक्रॉस द कंट्री, पर्टिकुलरली जनूबी पंजाब, डीजी खान, मेलसी, राजनपुर, इन तमाम अजला में शदीद धुंध का राज रहा है। बेसिकली अब देखिए, आप कंपैरिजन इस तरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम रोज ही आपको एक लिस्ट तो देते होते हैं। तो आज अगर आपने कहा है कराची इज ऑन द 4th नंबर, लाहौर इज ऑन द 8th नंबर, तो फिर हमारा हालात जरा अगर इन कंपैरिजन देखा जाए तो टुडे इज वन ऑफ दोज डेज वेयर इट इज फॉगी एंड यू कैन कंपेयर इट टू अदर सिटीज एज वेल। लेकिन हालात जो है ना वो पंजाब के जरा, ये आलूदगी की बात हो रही है, फॉग में थोड़ी कोई कराची चौथे और लाहौर 8th पे, ये पोल्यूशन में है। अच्छा, AQI की बात हो रही है। ओके ठीक है, तो लेकिन आपको एटलीस्ट जो मैं बता रही हूँ जो नजर नहीं आ रहा था वो आज, अब वो धुआं हो गया। धुआं कहाँ से अब्दुल्ला, धुआं कहाँ से आ रहा था? पोल्यूशन, मट्टी, गर्दो गुबार, आलूदगी, वो सारा कुछ। इसीलिए तो पंजाब के ऑल्दो बेशतर शहरों में दूसरी तरफ फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है, फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है। आज सुबह रहीम यार खान में सबसे ज़्यादा 433 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। शेखोपुरा में 294, लोधरा अगेन जनूबी पंजाब 233, रावलपिंडी में 227 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। और सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके भी आज भी धुंध की लपेट में है, जिस तरह की हम आपको अपनी आंखों देखा हाल भी बता रहे हैं। लेकिन मुल्तान में शदीद धुंध के बायस आपको बता दें कि M5 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, दैट्स अ मोटरवे, तो उसको बंद कर दिया गया है। और धुंध के बायस खानेवाल, मुल्तान और उच्च शरीफ, रहीम यार खान तक मोटरवेज बंद हैं। रहीम यार खान के बारे में आपको बताएं, और गोटकी भी एक्चुअली इनके भी रास्ते बंद हैं। सो ये जो M5 है ना, ये ज्यादा मुतासिर है। ऑल्दो M2 का अभी मैं टिकर पढ़ रहा था, M2 जो लाहौर रावलपिंडी वाली है ना, इस्लामाबाद वाली, वो खोल दी गई है। उस पर ज़रा मतला साफ हो गया है, हद निगाह बेहतर हो गई है, लेकिन ये M5 ज़्यादा मुतासिर है। ये है सूरत हाल। अच्छा जी, एंटायर कंट्री आई थिंक थोड़ा सा बिग चंक जो है वो तरफ मुज़ाकरात के मंजर पर छाई हुई धुंध भी क्या छटेगी कभी, या फिर ये सारी एक्सरसाइज बेसूद साबित होगी, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि कल भी कुछ ड्रामाई इवेंट्स हुए हैं। हम आपको यहाँ बैठे थे, तैयार ही थे फैसला सुनाने के लिए। उधर इत्तलात के मुताबिक जज साहब अब भी तैयार थे, लेकिन जिनका फैसला था वो चूँकि नहीं आए, और उनका ये कहना है कि उन्हें तो 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन जज साहब तो 8:30 बजे आ गए थे। वो फैसला फिर से तात्पुर का शिकार हो गया। raises a lot of questions, लेकिन we will not get into those questions। पहले तो आपको खबर बता देते हैं, और उसके बाद हमारे गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। इवन आर कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल तीसरी बार फिर मौखर कर दिया गया। एंड व्हाइल वी वर सिटिंग, हमने ये आपको बताया था, और फैसले को महफूज हुए 1 महीना होने को है, मगर फैसला है कि आकर नहीं दे रहा। ये भी किसी दिन पता करेंगे कि मतलब व्हाट मेक्स देम महफूज इतना हो जाता है, इतना महफूज हो जाता है कि उसको बहुत अरसा लग जाता है फैसले को सामने आने में। तो अब जी कहा जा रहा है 17 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। अगर PTI रहनुमाओं का मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ गलत केस बनाया गया, मगर इसके बावजूद उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में फैसला बानी PTI के खिलाफ ही आएगा। बाज़ तज्ज़ियाकार बार बार फैसला मौखर होने को हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात से जोड़ रहे हैं। ऐसा तासुर है कि बानी PTI को सज़ा होने से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल डीरेल हो सकता है, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो कम अज़ कम मुज़ाकराती माहौल ज़रूर मुतासर होगा। एक तासुर ये भी है कि फैसले में ताख़ीर किसी डील का नतीजा है, मगर तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों इसकी तरदीद करते हैं। मतलब एक तरफ डील की तरदीद की जा रही है PTI की तरफ से, दूसरी तरफ कहीं कहीं से हुकूमती लोगों से आवाज़ उठ रही है कि अगर मेरिट पर फैसला किया गया तो सज़ा होगी, यानी कि उनके जहन में खदशात ऑलरेडी आ गए। PTI का क्या सोच है वो सुन लेते हैं, उसके बाद हुकूमती सोच भी देखेंगे।
आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फ़कत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। सीरतुल नबी यूनिवर्सिटी, हम मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान देते हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में यूनिवर्सिटी बनाना जो कि इस उनकी ज़िंदगी के बारे में कई पहलू रोशनास कराएगी नौजवान नस्ल को, उसमें जनाब बुशरा बीबी को और आपने खान साहब को जो है तो आप उसको सज़ा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए, इस दुनिया के लिए भी और उस दुनिया के लिए भी। इनसे पूछा जाएगा कि एक शख्स जो कि सीरतुल नबी के लिए एक यूनिवर्सिटी उसने बनाई थी, आपने उसको उसके लिए सज़ा दे दी। हम अपनी सियासी मुखालिफत में हर उस अच्छे काम को भी बुरा बना देते हैं, रोक देते हैं, उसमें रोड़े अटकाते हैं जो कि आम आवाम के लिए हो। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया और साथ ही आपको बताएं कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ को पता है बानी पीटीआई सज़ा से नहीं बच सकेंगे और यही वजह है कि ये लोग अदालतों से भाग रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। सुप्रीम कोर्ट इस पे मोहर लगा चुका, अब आपको जवाब देना होगा और इसका खमियाजा जो है, अगर ये मेरिट पे इंशाल्लाह ताला फैसला होता है तो भुगतना पड़ेगा। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है, ओपन एंड शट केस है। ये कोई भी सुनेगा ये इसमें सजा से नहीं बच सकता। कितने दिन ये अपनी जेल से अदालत तक नहीं आएंगे? तो ये फैसला, हाँ, अगर ऐसा कोई फैसला इनके हक में आ जाए, यानी इस इतनी बड़ी डकैती कोई छोड़ दे, तो फिर ये जो तासर दे रहे हैं वो हो सकता है। लेकिन हुकूमत में और रियासत का ये फैसला है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती, ये किसी की ज़ात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। इस पे किसी किस्म की माफ़ी या एनआरओ का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इन्होंने कहा कि अगर फैसला इनके हक में आ जाए तो फिर शायद कोई डील का ही उनसे तासुर देने की कोशिश कर रहे थे, मगर तहरीक इंसाफ वाले डील का तासुर जाहिर करते फिर रहे हैं। सो क्या कुछ चल रहा है, ये भी एक सवाल है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी बातचीत अब तक तो बेनतीजा ही रही है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान भी पहले दिन की तरह, लिटरली पहले दिन की तरह मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद फरीकैन मुज़ाकरात की मश्क जारी रखे हुए हैं। वैसे इस माहौल में भी अगर ये मश्क जारी है ना, तो क्रेडिट तो बनता है। ये बहुत बड़ी बात है, फिर बड़ी बात है और बड़ा दिल होना चाहिए इस बात, क्योंकि अगर कल आप पार्लियामेंट में भी हाल देखते तो क्या नारेबाजी और एक दूसरे को या बाहर देख सुनाया जा रहा था, एंड लग नहीं रहा था कि ये जो लोग वहां बैठे हुए इस वक्त ये बातचीत हो रही है, और बिल्कुल लगता था एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं, बट दे आर एक्चुअली टॉकिंग। है आपको पता ही है ना, पीटीआई वाले तो कहते थे कि अगर हम किसी से सलाम भी ले लें तो हमसे जरा सरजनिश होती है हमारी। एंड इवन बिगर डील के ये बातचीत अभी भी बरकरार है। अब ये बातचीत कहाँ जाएगी और नेक्स्ट सिटिंग के हवाले से भी पता करते हैं हमारे हैदर शिराजी। कल ज़ाहिर है ड्रॉप सीन भी हुआ, काफ़ी कुछ होता रहा, सारा दिन ही खबरें भी चलती रहीं, फिर पार्लियामान में भी एहतजाज और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें। वो मुज़ाकरात जो कहीं हो रहे थे या हो रहे हैं, वो किस स्टेज पे हैं? मतलब अब 16 को होनी है तीसरी बैठक, पहले 15 की तारीख भी आ रही थी, क्या है अपडेट? देखिए, ये कल मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान राब्ता हुआ था, जिसमें 15 और 16 जनवरी की तारीख़ों पर बहस हुई और तमाम जो शरीक उसमें अरकान हैं उनके वो इंगेजमेंट को देखते हुए इस पर अब फैसला किया जा रहा है कि इस इजलास को बुलाया जाए। लेकिन इसके अलावा पीटीआई की जानिब से हिकमत अमली हमें बदल नज़र आ रही है कि अगर तीसरा
दौर नाकाम होता है या फिर शराइत पर अमल नहीं होता जुडिशल कमीशन पे, तो मुतबादल हमने अपोजिशन इत्तेहाद के तौर पर सख्त रद्द अमल देते हुए आगे बढ़ना है। और इसका अमली मुजाहरा गुज़श्ता रोज़ हमने पार्लियामेंट हाउस में देखा, जहां पर पीटीआई के जानिब से एहतजाज किया गया, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा हैं वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। उन्होंने बहुत कम ही गुफ्तगू की, उनसे ज़्यादा दीगर पीटीआई के रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, लेकिन असद कैसर ने जाते जाते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ये बताया है कि अगले इसी हफ्ते वो अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बानी पीटीआई से जब ये मुज़ाकराती कमेटी मिली अडयाला जेल में जाकर, तो उन्होंने फिर बानी पीटीआई को ये तफसीलात से आगाह किया। तो बानी ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद और महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल समेत दीगर जो इत्तेहादी हैं इनको लेकर आगे बढ़ा जाए और हमें आने वाले दिनों में पीटीआई की जानिब से सख्त रद्द अमल और एहतजाज भी नज़र आएगा जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर होगा। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर होगा। अब 16 को अगली बैठक होगी। हैदर, इस सारे सिनारियों में ये जो बैठक हो रही है और तवातुर के साथ अगली डेट भी आ जाती है, इसमें बातचीत हम एक माहौल समझना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि कोई नतीजा अभी तक निकला नहीं है, कोई बात भी आगे खास बढ़ी नहीं है। तहरीरी उनकी डिमांड्स की हमेशा जिक्र किया जाता है, वो अगली मीटिंग में भी नहीं आती है। हम एक्सपेक्टेशन परसों वाली जो 16 को मीटिंग होगी उससे क्या रखें? देखिए, पीटीआई के मुज़ाकराती टीम में जो रहनुमा हैं वो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चलेगा तो हम अपने ओहदों पर बैठकर कुछ डिलीवर भी कर सकेंगे, जिनमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सर फहरिस्त हैं। वो ये समझते हैं कि सियासी तौर पर कशीदगी की वजह से वो जो सूबे के मामलात हैं उनमें मुकम्मल यकसुई के साथ उस तरह काम नहीं कर रहे। दूसरी जानिब अगर बात की जाए अपोजिशन इत्तेहाद की, तो गुज़श्ता रोज़ असद कैसर ने और दीगर रहनुमाओं ने इस खदशे का इजहार किया कि हमें धोखा कहीं ना दिया जा रहा हो। हमें खदशा है कि अदलिया को कहीं मैनेज करने के लिए जजेस की तैनाती हो सकती है, तो फिर हमें खदशे के तहत शायद बाद में भी रिलीफ ना मिले। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो मुतअद्दिद मरतबा इस हवाले से जिक्र करते रहे और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते रहे, तो वो इस मरतबा भी यही खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पहले से चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, इसलिए फ़ैसला डिले हो रहा है। वो ये समझते हैं मुज़ाकरात की वजह से फ़ैसला डिले नहीं हो रहा। अब दूसरी जानिब पीटीआई की मुज़ाकराती टीम को बानी ने कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई भी ऐसा नुक्ता हुकूमत को ना दिया जाए जिसकी वजह से मुज़ाकरात की नाकामी का बोझ हम पर पड़े। अपनी तरफ से मुकम्मल संजीदगी के साथ मुज़ाकराती अमल में शामिल होना चाहिए। अच्छा, शुरू से हैदर हमने देखा कि पीटीआई हमेशा से इनसे तो मुज़ाकरात करना चाहती नहीं थी, मुज़ाकरात के आज सच हामी भी नहीं थे, और अगर हामी थे तो वो एटलीस्ट हुकूमत से तो करना नहीं चाहते थे कतई तौर पर। अब हुकूमत में क्लियर डिवीज़न है, हुकूमती लोगों में PMLN में क्लियर डिवीज़न है, मतलब ख्वाजा आसिफ किसी से ढकी छुपी बात नहीं करते। वो तो कहते हैं मेरे से कस्में उठवा लो, मैं हक में हूँ, लेकिन इनमें से निकलना कुछ नहीं है। फिर तलाल चौधरी साहब का जारहाना अपना मिजाज है, अंदाज है। सो ये बातें और ये लोग हैं। पीटीआई में भी क्या इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्हें शायद नहीं लग रहा इन मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा? देखिए, पीटीआई में ऐसी सोच पाई जाती है और ये इख्तलाफ राय पार्टी के अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी बुनियाद पर तकसीम की हद तक हम नहीं कह सकते कि इतना हो कि मुज़ाकरात को सबूताज करे, क्योंकि बानी पीटीआई और चंद संजीदा सीनियर रहनुमा मुज़ाकरात चाहते हैं। तो लिहाजा पीटीआई के अंदर बहुत जो अहम संजीदा मुज़ाकराती टीम के रहनुमा हैं वो उनमें से तकरीबन अक्सरियत इस बात की हामी है कि मुज़ाकराती अमल ही के ज़रिए ही आगे बढ़ा जाए और उससे ही नतीजे हासिल किए जाएँ, बजाय इसके कि सड़कों की तरफ जाया जाए और अपने वर्कर्स को एक मरतबा फिर परेशानी में धकेला जाए। इसीलिए आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ मीटिंग्स भी करते हैं, चाहे मोहसिन नकवी हो और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से आर्मी चीफ के साथ भी उनकी जो नशिस्त हुई है, तो वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट के साथ मुज़ाकराती अमल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस मरतबा इसलिए ये मुज़ाकराती कमेटी संजीदगी से और ख़ुद को एतमाद देते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि बानी ने उन्हें मुकम्मल इख्तियार दिया है। अब देखना ये होगा कि ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं या फिर उनके डिमांड्स पूरी नहीं होती, तो फिर अगली हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तक
बानी ने इस टीम पर एतमाद करते हुए इन्हें कहा है कि आप जाकर मुज़ाकरात करें और ये टीम मुकम्मल एतमाद के साथ आई है। गॉट इट। हैदर शराजी, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। और वो जिस तरह हैदर ना पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आगे चलना चाहिए। इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, बट द फैक्ट कि ये दो पार्टियां जो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रही थी और अभी भी खास नहीं देखती, बट एटलीस्ट दे आर कंटिन्यूइंग टू हैव दीज टॉक्स। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं आया, वजह जो भी हो, लेकिन ये फैसला मौखर होना, क्या हम कह सकते हैं कि इससे मुज़ाकरात को थोड़ी दिन के लिए, मतलब थोड़े क्या ही दिन है, जुमे को तो आई जाना है, स्पेस मिल गया है, या फिर बेहतर होता कि फैसला आ जाता, सब क्लियर हो जाता, फिर खुल के बात आगे बढ़ जाती? मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि फ़ैसला भी आना है, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इसकी वजूहात क्या हैं, लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है उसमें यही है कि जज साहब जो हैं वो चले गए और उनका कहना है कि जो फैमिली थी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया वो तशरीफ़ नहीं लाए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो टाइम पे पहुंच गए और वो वाकई 11 बजे का वक्त बताया गया था, उससे पहले वो पहुंच गए थे। तो कहा जा सकता है कि शायद एक लास्ट चांस ये नेगोशिएशंस के लिए हो सके, लेकिन ये रिवायत बहुत गलत है। अगर आप ये तासुर दे रहे हैं कि ये डील के तहत ये सब कुछ होगा या इस तरह के कोई फ़ैसले जो है अदलिया के उनको इस तरह के सरकमस्टांसिस के अंदर यानी मौके और उसके मुताबिक आप उसको डील करने की कोशिश करेंगे तो ये ख़ुद अदलिया के साथ जाती है। हमने माजी में देखा है मुख्तलिफ चीज़ें होती रही, लेकिन वो बहुत बैयन लफ्ज़ों में होती थी, अदालतों के अंदर इस तरह नहीं होता था। मसलन NRO हुआ तो उसके लिए एक बाकायदा एक कानून था जो कि बनाया गया और उसको फिर उसके तहत लोगों को माफ़ी मिली थी, वो भी गलत था। लेकिन अगर ये तासुर अदालतों के मामले में दिया जाएगा और इस तरह के तासुर को मजबूत किया जाएगा कि कोई बातचीत हो रही है जिसकी वजह से ये फ़ैसले जो है मौखर किए जा रहे हैं, तो इसको आप किसी तौर भी सराह नहीं सकते। ये किसी भी माशरे के अंदर जो अदालती निज़ाम है उसको ये उसकी मौत है, उस इंसाफ की मौत है जिसको कि आप जिसके मुताबिक आप इस तरह के जो तासुर है वो बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तासुर जो बनाया गया ये उससे जो परसेप्शन बन रहा है, और परसेप्शंस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटीज़। वो जो रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं, और ये परसेप्शन अब इतना स्ट्रॉन्ग है कि कल को कोई भी फैसला आएगा उसकी सेहत के ऊपर, उसकी जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ जाएंगे। चले, आपने ये रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग भी बता दी। आसमा, अब तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी बार एक्चुअली ये बात दोहरा चुके हैं। 2 मुतालबात हैं जो तहरीरी शक्ल में आने हैं, जिसमें एक तो जुडिशल कमीशंस की बात है और दूसरा कैदियों की रिहाई की। तो हुकूमत इन मुतालबात को संजीदा लेगी? आपको क्या लग रहा है कि कितना चांस है? बिकॉज यही 2 हैं, वो रिपीटेड तहरीरी फॉर्म में तो आएंगे, जमाएंगे, लेकिन रेपिटेशन इन्हीं की हो रही है। इसमें क्या मुज़ायका है कि हुकूमत इसको संजीदा ना ले। अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए बैठी है टेबल के ऊपर और अपने दिल और दिमाग को खोल के बैठी है और वो समझती है कि इन सारे मामलात के ऊपर बात करनी चाहिए, तो हुकूमत को ओपन माइंडेडली इसको देखना चाहिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी अगर वो मुतालबात के लिए लेके जा रहे हैं, उसके अंदर जो उनकी शराइत हैं उनको भी देखना पड़ेगा, और जो शराइत हैं उसके अंदर 9 मई की शर्त बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। वो हुकूमत के बस की बात है या नहीं है, ये एक अलग बहस है। वो कौन करेगा इसको डील और किस तरह से। और कल आपने देखा यानी जो बातचीत हुई है और एक तरह से एक पिक्चर आई जिसमें कि आर्मी चीफ और अली अमीन गंडापुर साहब एक मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट बात थी। तो मेरे ख्याल है कि इन सारे मामलात को देखना पड़ेगा, लेकिन अगर खुले दिल और दिमाग के साथ दोनों जमातें, ख़ास करके हुकूमत नहीं बैठेगी तो ये मामलात फिर आगे नहीं बढ़ेंगे और ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो जाएंगे। और जब भी कोई सियासी बातचीत या सियासी मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होते हैं तो उसके बाद जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं और ज़्यादा मजबूत होती हैं, उनके पास बारगेनिंग और आ जाती है, उनकी इंटरफेरेंस और बढ़ जाती है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को भी और हुकूमत को भी ये सोच के इन मामलात को और इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है कि इसका अंजाम एक ग्रैंड डायलॉग के ऊपर हो, बातचीत के ऊपर हो, मफाहमत के ऊपर हो, ना कि किसी और को और मजबूत करने की सूरत में। अच्छा आसमा साहब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों का इसरार है कि कोई बैक चैनल बातचीत नहीं हो रही है, जो है वो सबके सामने। अगर ऐसा है तो फिर दोनों अतराफ से बयानात यही बता रहे हैं कि दोनों फ़रीक़ैन बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हैं। तो फिर क्या सिर्फ दोनों टाइम पास कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं और एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं होगा इस एक्सरसाइज का? क्या लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से टाइम बाय भी किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात जो हैं उनके अंदर पेशरफ्त के इम्कानात नहीं हैं।
टाइम बाय शायद कोई 20 जनवरी को सामने रखते हुए दोनों कर रहे हों, ख़ास करके तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें कि 20 जनवरी को सदर ट्रंप जो है वो अमेरिका में आएंगे और एक बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ये बहस जनरेट हुई भी है। ख़ुद PTI ने इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है कि वो आएंगे और उनकी एक फ़ोन कॉल के ऊपर इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत भी ये समझती है कि जो भी कुछ होना है वो 20 जनवरी के बाद होना है, तो 20 जनवरी तक देख लिया जाए कि उसके बाद सूरत हाल क्या बनती है, नई जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो क्या सोचती है। ये अलमिया है हमारा कि हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर इस तरह की बातचीत जो है वो रहती है। काश के सारे मामलात जो हैं ये पार्लियामेंट में हल हो, ये सियासी लोग आपस में बात करें, कभी जो गैर सियासी लोग हैं उनकी तरफ ना देखें, जो अंदरूनी मुक़्तदरा है उसकी तरफ ना देखें, जो बैरूनी मुक़्तदरा है उसको ना देखें, बल्कि वो अपने मामलात अपने मुल्क के मुताबिक और हालात के मुताबिक आपस में बातचीत करें। तो मेरा ख्याल है टाइम बाय तो ज़रूर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और शायद एक बातचीत को रास्ता भी मिल रहा है, शायद मुफाहमत के लिए भी कोई रास्ता जो है वो इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। लगता है ऐसे है कि हुकूमत चाहती है कि अब ये मामला जो है किसी तरफ पलटे और इमरान खान साहब जो हैं उनको कम से कम जो है वो वहाँ से निकाल के अडियाला से वो कहीं और ले जाया जाए, बनीगाला में या कहीं पे भी, जो हाउस अरेस्ट करने की बात है। और हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने इसका वाज़े इशारा भी दिया था। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके ऊपर मज़ीद बात भी हो और इनिशियली इसके ऊपर जो है अमल दरामद भी हो, लेकिन सरेदस्त उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात के ज़रिए से किसी न किसी नतीजे पे पहुंचा जाए और इसको नतीजा खेज बनाया जाए। आसमा, विल एग्री विद यू कि मुज़ाकरात होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली द फैक्ट कि ये बात करने को तैयार नहीं थे और अब टेकिंग इट ईजी, कोई जल्दबाजी नहीं है कि जी कोई फैसले होने हैं या नहीं होने, तो चल रही है चीज़ एंड दैट्स गुड इनफ। आसमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। और अच्छा जी, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, वो बात ये है जो हम बताने लगे हैं आपको, भाई 1.5 मन चिकन पकौड़े, एक तो चिकन के पकौड़े और वो भी 1.5 मन, और उसके बाद 25 किलो मछली, फिर 10 किलो रायता और फिर 4 किलो सलाद। अंदाजा करें, आप लोग सोच रहे होंगे कि किसकी पार्टी हो रही है। तो ये इतनी सर्दी में 25 किलो मछली के साथ 10 किलो रायता ज्यादा नहीं है? नहीं तो उसके और भी चीजें हैं ना, पकौड़ों के साथ नहीं रायता आपने खाना। हाँ, वो भी चिकन के पकौड़े हैं। ये किसी दावत का ऑर्डर नहीं है भाई। हाँ, गुजरावाला में एक रेस्टोरेंट में चोरी हो गया ये सारा सामान। अब चोर जो 1.5 मन चिकन पकौड़े लेके गए होंगे, नहीं तो वो पका हुआ पड़ा हुआ था 1.5 मन चिकन, फ्रीज हुआ होगा, आई बिलीव बैटर होगा मेरा ख्याल है चिकन पकौड़े का। चिकन पकौड़ों से मुराद हुआ वो बोनलेस चिकन की छोटी छोटी बोटियां नहीं होती जो बैटर में, तो चोर को जाके काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना, वो फ्राई तो करना पड़ेगा। और फिर 1.5 मन संभालना भी, आपको पता है 1.5 मन को संभालना भी एक काम बांट देगा इधर उधर। एनीवे जी, ये सारी खबर, अगर गुजरावाला में मोहल्लेदारों को चिकन पकौड़े मौसूल हो रहे हैं और जिसके घर से आ रहे हैं तो बस समझ जाएंगे क्या हुआ है इधर। राना अंसर बाय द वे हमें मजीद बता रहे हैं। जी हम इस वक्त थाना अरूप के इलाका कोट इसहाक में मौजूद हैं, जहां एक छोटे से ढाबे पर चोरी की वारदात हुई है। नामालूम चोर रात के वक्त यहां आकर ताले तोड़कर यहां रखा हुआ चिकन पकोड़ा और मछली, जिसे मसाले लगाकर तैयार करके दुकानदार ने रात को रखा था कि सुबह उसको बारबेक्यू बनाकर लोगों को फरोख्त करेगा, जैसे आम तौर पर रेस्टोरेंट और ढाबों पर होता है। लेकिन रात को यहाँ चोरी की वारदात हो गई। हम आपको दुकान के अंदर लेकर जाएंगे ताकि आप देख सकें। छोटा सा ये ढाबा है, ये दुकानदार है, अभी ये अपना ये जो ढाबा है उसको तैयार कर रहा है। और ये चिकन पकोड़ा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखा दे, जिस तरह तैयार करके अब रखा हुआ है। साथ ही ये मछली को भी मसाला लगाकर बारबेक्यू के लिए तैयार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। छोटा सा फ्रीज़र पड़ा हुआ था, इस फ्रीज़र में से दुकानदार ये मछली और फ़िश पकोड़ा ना सिर्फ निकाल कर लेके गए हैं, 60 केजी के करीब चिकन पकोड़ा था और 25 केजी की मछली थी। यहाँ रायता और सलाद भी दुकानदार ने रात के वक्त ही बनाकर रख दिया था। तो जो मुल्ज़मान हैं वो रायता और सलाद भी साथ लेकर गए हैं, यानी कि जो खाने की चीज़ें जो भी उन्हें शायद ज़रूरत थी, वो ज़रूरतमंद थे या चोर थे, जो भी थे, वो ये सारा सामान यहाँ से लूट कर ले गए हैं। तो थाना अरूप पुलिस ने इस चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्ज़मान की
तलाश की जा रही है। हमारी बात हुई है पुलिस से, पुलिस का ये कहना है कि मुल्ज़मान जो हैं उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब कितने ज़रूरतमंद होंगे जिन्होंने मनोमन जो है ये चिकन टेंडर, या तो अब 1.5 मन कोई चिकन पकौड़े, चिकन टेंडर पॉप्स कर लें, चिकन की बोटियां बैटर में फ्राई हुई, मुझे बताओ वो उस फ्रीजर तो नहीं में खा सकते आप। नहीं, गुजरावाला में वैसे 1.5 मन चिकन पकौड़े 10 के लिए काफी होंगे मेरा ख्याल है। लेकिन उस फ्रीजर में कैसे फिट आया सब कुछ? तो कहते हैं छोटी सी दुकान थी तो छोटा सा फ्रीजर था, तो लेकिन माल मसाला जो है वो काफी गया है। और मजे की बात यह है कि वैसे तो चोरी हुई है, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। तो पुलिस ने कितना सीरियसली लिया होगा इस चीज को, जब बताया होगा कि देखिए क्या क्या हो रहा है। इकट्ठे कर रही है, देख रही है, पूछ रही है मोहल्ले में किसकी हैं दूसरे घर से चिकन पकौड़े आ रहे हैं तो फतन और मछली। हाँ, हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करने की सरतोड़ कोशिश में लगी है, इसलिए FPR के निज़ाम में नई इस्लाहात लाई जा रही हैं। अफसरान के किरदार को महदूद किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ FBR में बैठे सरकारी बाबुओं पर मरात और सहूलतों की बारिश भी हो रही है। FBR अफसरान के लिए 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदने का फैसला किया गया है। इन गाड़ियों पर 6 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च होगी। रुक जाएं, 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ? वैसे 10,000 गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 6 अरब भी साथ आपने कह दिया तो शायद 10,000 ठीक है फिर, क्योंकि इतना तो लगेगा ना उस पर। तो FPR ने जी इसके लिए अखबार में कोई इश्तिहार भी जारी नहीं किया। और करेक्शन हुई है, हमारे पास तस्दीक हो गई है। कितनी गाड़ियाँ? 1010 गाड़ियाँ हैं भैया, वही ना 10,000 गाड़ियाँ वो। अच्छा, 1001 कार्स, 1010 1010 ओके, 1010 वैसे जितनी हम डिटेल में जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली फैक्चुअली आपको बात सही बतानी चाहिए, हमें कुछ नहीं मिल रहा है इसमें से। बहुत सी गाड़ियाँ वैसे आ रही हैं। तो जी इश्तिहार जारी नहीं किया गया, आगे चलूँ मैं। और पेपरा कवानीन के तहत गाड़ियों का सौदा कर लिया गया है। FPR ने गाड़ियां खरीदने के लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट भी लिख दिया है और FPR मुकम्मल रकम अदा करके गाड़ियां खरीदेगा। ये उस इदारे का हाल है जिसे आपको पता ही है पहले ही क्या कुछ कहा जाता है। हाँ, वी विल रिपीट इट, लेकिन कोई इतने खास एक्सपेक्टेशन नहीं दी जाती इसके साथ। और तो और आपको ये भी बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी FPR के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। इनफैक्ट उन्हीं की ज़बानी सुन लें आप। सेगमेंट्स ऐसे हैं जो जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। एवरी सिंगल सेगमेंट इन दिस कंट्री विल हैव टू कंट्रीब्यूट। उसमें जो सब लोग ये बात करते हैं कि ये आपका इदारा बड़ा करप्ट है, ये आपका इदारा जो है हरासमेंट करता है, वो सब बातें दुरुस्त हैं। जो लोग हैं उनको जो बदल रहे हैं और हम बदल चुके हैं कि जिन लोगों की इंटेग्रिटी नहीं है, they might be the most competent people, they will not stay in the authority। अब मुझे नहीं पता यहाँ कोई पास्को के लोग यहाँ मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है ये। साथ ही आपको बता दें कि FPR में मुबैना करप्शन ही की वजह से हुकूमत अफसरान का किरदार कम से कम करने की कोशिश कर रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा है कि कम से कम इंसानी मुदाखलत पर मबनी टैक्स निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। और फेसलेस असेसमेंट निज़ाम कराची के बाद दूसरे शहरों में भी जल्द लागू होगा। ये हमने आपको फेसलेस वाला बताया था। इसका मतलब है कि एक तरफ FPR अफसरान का किरदार कम से कम किया जा रहा है और उनके पास कोई ख़ास काम भी नहीं होगा, मगर दूसरी तरफ उनके लिए सरकारी ख़जाने के मुंह खोले जा रहे हैं। और हुकूमत को सोचना चाहिए कि अवाम टैक्स रियासत चलाने के लिए देते हैं और बहुत से तो नहीं भी दे रहे हैं। जानते हैं कि क्या हो रहा है। ज़रा अशरफ, ये जाहिर है कि गाड़ियां खरीदने पे इटसेल्फ एतराज़ नहीं है। हम ज़रा चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि हम समझना चाहते हैं कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई, कब से गाड़ियां नहीं हैं, जो हैं उनकी क्या कंडीशन है, मेंटेनेंस होती है नहीं होती है जो ऑलरेडी आ जाती हैं, या माले मुफ्त समझ के बस उन्हें मतलब बेदरीग इस्तेमाल किया जाता है। क्या हो रहा है? कौन सी है? मेरा तो इंटरेस्ट इसमें भी है। जी, ज़रूरत तो गाड़ियों की फील्ड ऑफिसर्स को हमेशा से होती है, होनी भी चाहिए, उनके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन दूसरा हिस्सा जो आपके सवाल का कि इदारे के पास पहले जो सब कुछ नहीं था, इसमें अर्ज़ करूँ पहले जो जहाँ तक मुझे पता है जो ग्रेड 16 का ऑफिसर उनके पास जीप्स होती थी, अच्छी खासी पावरफुल जीप्स थी और ख़ासी अच्छी हालत में थी। तो वो जब ग्रेड 16 के ऑफिसर के पास जो थी तो ग्रेड 17 के ऑफिसर के पास भी एक सरकारी गाड़ी किसी न किसी सूरत में मौजूद होती है। दूसरा उसके बाद इनको FBR के अफसरान को एक और फील्ड ऑफिसर
की एक और सहूलत होती है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ की बहुत बड़ी तादाद में पकड़ी जाती हैं, वो भी FBR के पास होती हैं। वो अपने ऑफिसर को खासे सब्सिडाइज रेट्स पे वो उनको सेल भी करती है, उनको ड्यूटी अदा करने के लिए ड्यूटी के दौरान उनको वो गाड़ियाँ एलोकेट भी की जाती हैं। वो सारी सहूलतें मौजूद थी। अब मुझे ये सवाल मेरी समझ से बाहर है कि बजट तो जहाँ तक इसका एक एलोकेटेड बजट है, जो FBR का ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम है, इसकी बाकायदा अप्रूवल से काबीना से मंजूरी हुई है, उसमें ये गाड़ियाँ भी रखी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, जब भी कोई चीज़ कोई प्रोग्राम बनता है, कोई मनसूबा बनता है, उसमें सबसे पहले गाड़ी ही क्यों आती है? गाड़ी की यकीनन एक ज़रूरत है। क्या FBR के सवाल अपने पूछे, पहले से गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी? गाड़ियाँ FBR के पास पहले से मौजूद थीं, बहुत अच्छी हालत में थी, इम्पोर्टेड व्हीकल्स थी। अब इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। जब भी कोई प्लान बनता है, चाहे मनसूबा उसी महकमे के ऑफिसर्स की तरफ से बनाया जाता है, पहली चीज़ जो होती है उसमें पर्क्स की बात आती है, प्रिविलेजेस की बात आती है। इसमें कहा जाता है कि दूसरे अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए दूसरे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान के जो हुकाम है, टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनके कम सहूलतें हैं। किसी हद तक ये बात शायद दुरुस्त भी है। क्या हमारी परफॉर्मेंस को बगैर गाड़ी के बेहतर नहीं बनाया जा सकता? क्या वज़ीर-ए-आज़म का जो किफ़ायत शारी का प्रोग्राम चल रहा है, जॉब कट्स चल रही हैं, उसके दौरान अखराजात कम करने की बजाय गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदी जा रही है? जब गाड़ी खरीदी जाएगी, सिर्फ गाड़ी नहीं होगी, इसका पेट्रोल आएगा, इसकी मेंटेनेंस आएंगे, इसका ड्राइवर आएगा और अखराजात बढ़ेंगे। मेरी समझ से बाहर है कि FBR को 1000 गाड़ी खरीदने की ज़रूरत क्यों पेश आई। शुक्र है अशरफ, आपने बिल्कुल वही कहा जो हमारे दिमाग में भी चल रहा था कि क्यों, तो इसका जवाब अभी तक नहीं आया। कस्टम गाड़ियां भी बहुत होती हैं, बड़ी तादाद में पकड़ी जाती हैं, लेकिन ये अपने आपस में तो खपा ही सकते हैं और खपाते हैं इन गाड़ियों को। और आप तो बता रहे हैं कि ऑलरेडी मतलब जीप और बड़ी पावरफुल गाड़ियां थी। अच्छा ये बताएं अशरफ कि FBR पर करप्शन का इल्ज़ाम है, नाअहली का इल्ज़ाम है, बतौर इदारा परफॉर्मेंस में वज़रा खुद सवाल उठाते रहते हैं इसके, तो इसके बावजूद भी क्या FBR के पास इतना बजट होता है कि इतनी गाड़ियां भी खरीद ली जाएं? और मेंटेनेंस वगैरह तो आपने खुद ही बता दिया है कि ये तो एक ऑनगोइंग खर्चा है। जी, आप वही बात है, ख़रीदने के लिए तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, जैसे FBR के ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम बना है, IMF का प्रेशर था, जिनका अपना होम ग्रोन एक थॉट थी, उसके तहत FBR को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोग्राम बना। 38 अरब रुपए का टोटल ये मनसूबा है। लेकिन उसमें क्या गाड़ियाँ ही पहली तरजीह है? इसके अलावा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे बगैर फेस टू फेस, जो फेसलेस अभी बात हुई पिछले दिनों के FBR की जो काम करने का तरीका कार होगा फेसलेस होगा, यानी कि FBR हुकाम एक टैक्स पेयर के पास नहीं जाएंगे, टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन सारा कुछ होगा। उसके बावजूद, सारे दावों के बावजूद गाड़ियाँ खरीदना, वो भी 6 अरब रुपए की गाड़ियाँ, उस दौर में जबकि हुकूमत एक रुपया बचाने की कोशिश कर रही है। दर्जा चहारम के जो जॉब्स हैं उन पर कट्स लगाया जा रहा है। पिछले दिनों वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगले बजट में 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। उस दौरान गाड़ी खरीदना, और गाड़ी भी वो जो पहले से इस महकमे के पास मौजूद हैं, ये मैं कतन बड़े दावे से कहता हूँ, पहले से इनके पास गाड़ियाँ थीं। अब जब इतनी तादाद में ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी तो पहली गाड़ियों का क्या बनेगा? कि इनकी मेंटेनेंस पर ज़्यादा अखराजात उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। जब आपका सवाल दुरुस्त है, ये ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा FBR का। जी 100% ज़्यादा खर्चा तो बढ़ेगा ऑब्वियस। इतनी गाड़ियाँ 1010 हाउ डिड दे थिंक द रिएक्शन वुड बी फ्रॉम एवरीबडी एल्स कि जब कोई 1010 गाड़ियाँ ले ले? वैसे अखबार में इश्तिहार ना देना इज़ मोर कंसर्निंग दैन 1010 गाड़ियाँ खरीदना। आई गेस वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। सो या कंपनी को ऑलरेडी लिख दिया गया, इंटेंट शो कर दिया गया, बट देयर हैज़ नॉट बीन एन एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर। भाई बड़ी सर्दी है, बहुत सर्दी है, और आपको कुछ मनाजिर हमने दिखाने, मैं कहीं और की बात कर रही हूँ ना, तो दीगर बालाई इलाकों की तरह वादी नीलम में भी बर्फबारी ने मौसम शदीद सर्द बना दिया है एंड द विजुअल्स आर एक्चुअली ब्रेथ टेकिंग। बात यह है कि मुश्किलात तो उनके लिए होंगी ना जो वहाँ रहते हैं, हम तो इधर बैठ के देखते हैं और हमें मतलब अच्छा भी लग ही जाता है, क्या करें। 14 डिग्री तक पहुंच गया है। वैसे कनाडा में अगर -14 हो तो उन्हें लगे आज तो मॉडरेट वेदर है, वो तो -35 तक पहुंच जाते होते हैं। एनीवे जी, ये देखना पड़ेगा हमें। फयाजुल हसन, नुमाइंदा जियो न्यूज़ वादी नीलम से हमें बता।
वादी नीलम समेत बलाई इलाकों में मतला अबर आलूदा यख बस्ता बर्फीली हवाएं चल रही हैं। दर्जा मुसलसल नुक्ता इंजमात से नीचे। सेहत मकामात का वाट -14 अलंकेल -8 सेंटीग्रेड आज सुबह का दर्जा रिकॉर्ड किया गया। बलाई नीलम के सेहती मकामात बर्फ से ढके पहाड़ खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। हसीन नजारों से लुत्फअंदोज होने के लिए सियाओं ने सेहती मकामात पर डेरे डाल रखे हैं। हालिया बर्फबारी के बाद ग्रेस वैली की मरकजी शाहराह नीलम समेत शौंस और सुरगोन ग्रेस वैली की राब्ता सड़कें ताहाल बंद है। दर्जा की कमी की वजह से सड़कों पर बर्फ जम गया है, जिसको हटाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही है। दरियाओं में पानी की कमी की वजह से पावर हाउस में बिजली की पैदावार कम हो गई है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। जो कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होकर रह गई। आमिया की तरफ से सड़कों और मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने की कोशिशें भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जनवरी से बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का एक नया स्पेल भी मुतवक्को है। शहरियों और सियाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत जारी की जा रही है। भाई एहतियात तो करें, लेकिन क्या मंजर था। वाह, एहतियात तो आप लोग कर लें क्योंकि आप वहाँ रह रहे हैं, लेकिन क्या मंजर तो आप करें, हम करें ना, हम तो एंजॉय ही लेंगे। ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। देखिए, हमें आपको दोबारा दिखाना पड़ रहा है बिकॉज ये बहुत ही कुछ स्टनिंग विजुअल्स है। और ये जो आइस इस तरह, ये क्या, इसको क्या कहते हैं? आई डोंट नो, जो भी कहते हैं, समझ आ गई है ना आपको? बस देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, मालम जब्बा, कालाम और दीगर इलाके भी हालिया बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लपेट में। सयाहों की बड़ी तादाद सवात की बर्फबारी और खूबसूरत मनाजिर से बड़ा महसूस हो रही है। भाई लुत्फअंदोज हो रहे हैं लोग। और मालम जब्बा में तो वो स्लोप है, वो होटल के पास वो स्कीइंग होती है। इट्स सो स्टनिंग, वेरी नाइस। लेट्स वॉच। वादी स्वात और मुल्क इलाके आजकल शदीद तरीन सर्दी के लपेट में है। ख़ासतौर पर अगर हम स्वात की बड़ा इलाकों की बात करें, जिसमें वादी कालाम, मालम जब्बा, म्यादम, उतरोड़, गबराल और मोहडन के इलाके शामिल है, तो वहाँ पर हालिया बर्फबारी के बाद ये इलाके शदीद तरीन सर्दी के लपेट में हैं। ताहम खुशाइन बात यह है कि सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इस बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए बाला इलाकों का रुख कर रहे हैं और वहाँ पर हसीन मनाजिर के साथ साथ बर्फबारी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी इंतज़ामिया के मुताबिक जो स्वात के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, ख़ासतौर पर मोहडन और गबराल के रास्ते जो कि हालिया बर्फबारी के बाद बंद हो गए थे, अब भारी मशीनरी के ज़रिए इन रास्तों को भी खोल दिया गया है, इसलिए सयाह वहाँ पर भी जा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम चतराल की बात करें तो आमतौर पर सर्दियों के मौसम में चतराल जाना इंतहाई मुश्किल होता था। ताहम जब से लवारी टॉप के बजाय अब लोग लवारी टनल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब सयाह बड़ी तादाद में वादी चतराल का भी रुख करते हैं और वहाँ पर भी हसीन मनाजिर और बर्फबारी से खूब लुत्फ़ उठाते हैं। थैंक यू महबूब अली, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब वैसे हमारा कितना कोई हसीन मुल्क है कि कहीं बर्फ़ें पड़ रही होती हैं, कहीं गर्मी होती है, कहीं डेजर्ट्स होते हैं। मतलब वी लिटरली, दिस इज नो एग्जैजरेशन, वी लिटरली हैव एवरीथिंग, वी डू एवरी काइंड ऑफ माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ इसके बारे में हम सुपर एक्साइटेड होते हैं। हर साल ही PSL का 10वां एडिशन है। इसकी ड्राफ्टिंग कल मुकम्मल कर ली गई है। ड्राफ्ट की तकरीब हुजूरी बाग लाहौर शाही किला में हुई। खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह थी एंड एक्चुअली इट लुक्ड क्वाइट स्टनिंग। अच्छा, PSL टर्निंग 10 इज सर्टेनली 8। PSL तारीखी 10वां मेला है। 8 अप्रैल से 19 मई के दरमियान सजेगा। इस बार भी टक्कर के मुकाबले मुतवक्के हैं। ड्राफ्ट की तकरीब में 6 फ्रेंचाइजेस ने स्क्वाड्स का इंतखाब किया है। लाहौर कलंदर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर टेरल मिचेल, श्रीलंका के बैटर कुशाल परेरा, बांग्लादेश के स्पिनर इरशाद हुसैन को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। कराची किंग ने ऑस्ट्रेलिया के जाहर मिजाज बैटर डेविड वार्नर, सबसे महंगी बोली भी हुई है ये। और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिल ने, बांग्लादेशी बैटर लिटन दास। डेविड वार्नर पाकिस्तान सुपर लीग के महंगे तरीन क्रिकेटर हैं जिन्हें कम अज़ कम $3 लाख मिलेंगे। पेशावर सलमी में इंग्लिश बैटर टॉम कोलर हैं और जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर हैं कॉटन बॉश। अफगानिस्तान के बैटर हैं नजीबुल्लाह ज़ादरान। ऑस्ट्रेलिया के नौजवान बैटर हैं मैक्स ब्रांट और मुल्तान सुल्तान ने ड्राफ्ट में न्यूजीलैंड के बैटर माइकल प्रेसवेल, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर नाहिद राना, वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट आर्म स्पिनर और दीगर लोग इनको शामिल किया है। How lovely. अच्छा जी, अब जरा इसके बारे में बात भी करेंगे और समझेंगे भी कि क्या टीम बिल्डअप्स जो हुई हैं वो कितनी मजबूत हैं। एक्चुअली सारी टीम्स ही काफी अच्छी लग रही हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे साथ मौजूद होंगे राशिद लतीफ़ और फैजान लाखानी, हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर जियो न्यूज़। फैजान से पहले बात इसलिए करना चाहती हूँ, फैजान मुझे ये बताएं कि कोई सरप्राइजेस आपको लगा है कि दिस वाज एक्सपेक्टेड? जिन टीमों ने अपने प्लेयर्स रिटेन भी किए हैं, नई भी लिए हैं, सारी टीम्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। व्हाट डू यू से? जी, सरप्राइजेस कुछ प्लेयर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद पिक हो जाए, हेल्थ वगैरह, बट वो नहीं हुए पिक। लेकिन डेविड वार्नर, डेरिल मिचेल,
ये तो सर्टन पिक्स थे। केन विलियमसन, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि केन विलियमसन शायद इनिशियल प्लेटिनम्स में ही पिक हो जाए, बट वो फिर एंड में जाके सप्लीमेंट्री में पिक हुए। लेकिन अब कराची किंग्स ने वार्नर भी अपने पास रख लिया, फिर केन विलियमसन भी अपने पास रख लिया, तो बहुत ज्यादा बड़े नाम किंग्स ने अपने पास जमा कर लिया। और जब लीग में बहुत ज्यादा बड़े नाम जमा हो जाते तो फिर वो ड्रेसिंग रूम को एक हैंडल करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। राशिद भाई भी इस हवाले से थोड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा बड़े नाम होते हैं तो वो कितना चैलेंज हो जाता है किसी भी कप्तान के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, उस ड्रेसिंग रूम को। और वैसे भी सारे बड़े नाम जमा कर लेना is not the नुस्खा to कामयाबी as well. It's not the winning formula. It's not the winning formula. You need एक blend होना चाहिए यंगस्टर्स का, एक्सपीरियंस का, वेटरन्स का। किंग्स में बहुत ज्यादा वेटरन्स जमा हो गए। मोहम्मद नबी भी उन्होंने पिक कर लिया, तो बहुत ज्यादा वेटरन्स उनकी टीम में हो गए। बट अगर तमाम टीमों का मुआवजा करें तो आई थिंक एक जो बहुत अच्छी जो एक पिक जो मुझे लगी, मेरी पर्सनल पिक, वो जो इस्लामाबाद ने लिया मैथ्यू शॉर्ट, ये बड़े एक्साइटिंग क्रिकेटर है। ये एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। डेल मिचेल लाहौर कलंदर्स की बड़ी अच्छी प्लेटिनम पिक थी। और फिर जो इमर्जिंग में दो प्लेयर्स कलंदर्स ने लिए हैं, मोमिन कमर और मोहम्मद अजहर, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। हम राशिद भाई आपके पास आएंगे और सबसे पहले जरा तफसील में अपनी टीम लाहौर कलंदर के बारे में बात करेंगे। डेल मिचेल का तस्करा कर रहे हैं फैजान, फिर इमर्जिंग प्लेयर्स की भी बात कर रहे हैं आप। मेरी नहीं है लाहौर कलंदर, मेरी तो है ना सर, मेरी तो है। मैं अपनी टीम के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आपकी टीम भी पूछेंगे, हम उस पर भी हम तफसीली सवाल लेंगे आपसे और तज्जिया लेंगे। सारी टीमें हमारी हैं। अच्छा सारी, चले मैं अपनी टीम के बारे में फर्स्टली आपसे बात कर लूँ कि क्या आपको ओवरऑल लाहौर कलंदर, आपको पता है 2 सीजन जीते, फिर द लास्ट डिड नॉट गो सो वेल, एक्चुअली डिड नॉट गो वेल एट ऑल। सो इस मरतबा जो टीम बनी है लाहौर कलंदर, आपको लगता है कि देयर आर चांसेस फॉर देम एज वेल? देखिए, लाहौर कलंदर PSL 7 और 8 जीती, बड़े सक्सेसफुल जीती। उसमें मेन फैक्टर नो डाउट शाहीन आफरीदी थे और राशिद खान मेन थे। राशिद खान ने जो मिडिल ओवर में जो 7 से 15 ओवर में 20 विकेट 2 सालों में लिए, जिनका इकोनॉमी रेट अराउंड 6 था, वो जब नहीं रहे तो मिडिल ओवर में प्रॉब्लम हुई, जहाँ शाहीन आफरीदी को भी बॉलिंग करी, हारिस रऊफ को भी बॉलिंग करनी पड़ी और दीगर बॉलर को भी, जहाँ पे वो सही से कोप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको बॉलिंग में इश्यूज आए। कुछ मैचेस 7th और 8th सीजन में ऐसे थे जो कि हारे हुए थे लाहौर कलंदर्स के। वहां पे सिकंदर रजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की और बॉलिंग में एक दफा फिर नजर आएंगे राशिद खान। राशिद खान मेन फैक्टर रहे दोनों जीत में। नो डाउट जो बेस्ट बॉलिंग रही लाहौर कलंदर्स की रही, लेकिन बैटिंग में भी अगर फखर रहमान का नाम लिया जाए, उन्होंने बड़ा किया, परफॉर्म किया। कामरान गुलाम ने कहीं नहीं, और एक जो खास बात थी, जब फखर आउट हो जाते थे वो अब्दुल्ला शफीक लेके चलते थे, सिकंदर रजा। तो लाहौर के अंदर इस दफा भी मेरे ख्याल से जो मिस करेगा वो राशिद खान ही को मिस करेगा। बाकी जो कनेक्ट होती है सारी फ्रेंचाइज की बोलियां, वो कराची किंग्स के साथ लिंक करती हैं। कोई भी फ्रेंचाइज जिसकी पहली बोली हो प्लेटिनियम की, वो वार्नर को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन ऑन पेमेंट, ऑन बिड थी प्लेयर की के आउटसाइड बाय आप कर सकते हैं। 2 प्लेयर देखें दुनिया के बेहतरीन जो IPL में खेलते हुए आए, विलियमसन सप्लीमेंट्री में गए क्योंकि कराची किंग्स के पास जगह नहीं थी, वो वहां पे गए, प्लेटिनियम में गए या किसी में गए। डेविड वार्नर, ये दोनों कम से कम मैं बताता हूँ $1 मिलियन का खेल है सारा, इससे कम हो ही नहीं सकता। इनको वापिस इनको लेके आना था। जहाँ पे वेटरन की बात है वो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कराची किंग्स का पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि इनको उन्होंने बाय किया और लेके आया, सारे अखराजात वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ प्लेयर जरूरी थे हमारे PSL 10 में कि वार्नर को होना जरूरी है, मिचेल को होना जरूरी है और दीगर जो प्लेयर आए, तो इसमें मेरे ख्याल से कराची किंग का बड़ा क्रेडिट है। नहीं, तो does that also make Karachi Kings a very strong contender in PSL 10 because obviously बहुत स्टार प्लेयर डेविड वार्नर जिक्र भी बहुत हो रहा है। हमें पता है कि this does not always qualify into a win, लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम तो बन गई। कराची किंग इस दफा अच्छी थी, पिक अच्छी है कराची किंग्स की। और जहां तक बात करते हैं जो प्लेयर्स इन्होंने पिक किए, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जो कि जेल हो सकते हैं टीम के अंदर। स्पिनिंग अटैक में भी देखें, नबी देखें T20 का अभी भी स्टिल गुड प्लेयर।
अगर वो खेलते हैं, अगर अवेलेबल हैं तो वो अच्छे प्लेयर हैं। विलियमसन 3 नंबर पे अगर आते हैं, डेविड वार्नर ऊपर खेलते हैं साथ में, उनके पास शान मसूद है और दीगर प्लेयर्स हैं, तो टीम बनती हुई नजर आ रही है, इनके पास बॉटम तक नजर आ रही है। अच्छा, एक नाम जो मुझे लगता है फैजान, अगर हो जाते हैं ना, उधर कोहली से मसला भी हुआ था ना, सैम कॉन्स्टेंस, अगर हो जाते शायद आ जाते, या शायद वो देर में हुआ था मामला, ये पहले से नाम चल रहे थे तो मजा जरूर आता। लेकिन क्या हुआ, सैफी भाई को हमारे नहीं पिक किया गया। वैसे इमर्जिंग ही है तो आई गेस आ भी सकते थे। 8-10 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको नहीं पिक किया गया। सरफराज है, जैसन रॉय है, वो नहीं पिक हुए। एलेक्स हेल्स है, वो पिक नहीं हुए। उस्मान ख्वाजा बड़े रेगुलर फीचर रहे। टीम सऊदी पे बड़ा मैं सरप्राइज हुआ कि उनको नहीं पिक किया गया। एलेक्स कैरी पिक नहीं, वो भी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है जो पिक हो सकते थे। मुस्तफीज हमारी कंडीशन में अच्छे साबित हो सकते थे, वो पिक नहीं हुए। ल्यूक वुड पिक नहीं हुआ। हमेशा सरफराज का कोयटा के साथ कोई मेंटरशिप या कोचिंग का प्रोग्राम चल रहा है, या वो भी मेरा ख्याल है खत्म हो गया? देखिए, पिछले दिनों सरफराज अहमद की एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट थी, इंस्टाग्राम पे उन्होंने शुक्रिया करके खुदा हाफिज कहा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट थी कि उन्होंने बाकायदा खुदा हाफिज कह दिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो आई थिंक उस पोस्ट के बाद इस बात के इम्कानात अब कम नजर आते हैं कि वो डगआउट पर किसी पोजीशन में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ नजर आएंगे। बट ये कि पहला सीजन होगा पीएसएल का जो सरफराज का बगैर होगा। लेकिन शोएब मलिक दोबारा पिक हो गए कोयटा ग्लैडिएटर्स की साइड में, उन्होंने सप्लीमेंट्री में पिक किया। तो मलिक के बारे में एक हमारे जो बड़े अच्छे उर्दू के कमेंटेटर है तारिक सईद, उन्होंने एक बार तबसरा करते हुए कहा था कि दर्जी जब तक जिएगा सिएगा। तो मलिक आई थिंक बहुत इनका कैरियर लंबा होता जा रहा है। और जबरदस्त बात है फैजान। वैसे फैजान नजर तो ना लगाए, वो तो जवान आदमी है। कोई मसला नहीं है शोएब मलिक, मगर इज ही एन एक्सेप्शन राशिद भाई माशाल्लाह। मतलब व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, ये वैसे हम किसी और शो में बात करेंगे, किसी और वाहिद प्लेयर रह गया है जो हमारे साथ खेला हुआ है। मुझे याद है 99 में ये आए थे कैंप में, उसके बाद ये खेलते चले गए, एज ए ऑफ स्पिनर आए थे, फिर वकार कैप्टन थे, उनको 3 नंबर पे भी खिलाया इन्होंने। मगर अभी भी उतने ही फिट हैं। मतलब आप देखें, मतलब ही इज सुपर फिट, ही इज रियली इनटू व्हाट ही ईट्स, व्हाट ही डज, यू नो, he's very smart that way, exercise, so it's great, he has kept himself up। राशिद भाई, स्पोर्ट के जो डिसीजन है इनके बड़े अच्छे हैं। टाइमली इन्होंने लिया है कि टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी भी की इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद छोड़ दी उन्होंने, और उसके बाद आगे जाके बहुत लंबी क्रिकेट खेली, वनडे छोड़ दिया, फिर T20 पे फोकस हो गए। दुनिया भर में उन्होंने T20 के मेरे ख्याल से नंबर 2 पे है, नंबर 1 का नहीं पता, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा बार क्रिकेट खेली है। 1996 में मुझे याद है हम लोग लॉर्ड्स पे खेल रहे थे, हो जाएंगे अगले साल तक। वहाँ पे अंडर 16 पाकिस्तान की अंडर 16 टीम आई थी, उसमें भी शोएब मलिक के साथ थे, बादिश खान थे, कितने पीछे ले गए आप राशिद भाई हमें। तो ये 96 से लेके अब 28 इयर्स हो गए इंसान को खेलते हुए। 96 वाले बच्चे जवान हो के अब मुझे तो ये वो जनरेशन कौन सी बनती है अल्फा बीटा। अगर शोएब मलिक को हम कहे कि वो क्रिकेटर्स के शहजाद रॉय, तो गलत नहीं होगा। शहजाद रॉय भी 90s में वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं, और शोएब मलिक भी आज भी वैसे ही है जैसे 90s में थे। अच्छा, डिस्क्लेमर ये है फॉर पीपल वाचिंग कि हम ये तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये तारीफ में है कि क्या कमाल की बात है, ये तो अप्रिसिएशन है। उन्होंने अपनी फॉर्म, अपनी फिटनेस, अपनी फिजिक सब कुछ बरकरार रखा। कोई अपने आप को इतना रखे, इस तरह अच्छा भाई, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान में, सो क्या इम्कानात हैं हमारे पड़ोसी आएंगे? फैजान, देखिए इंडियन मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है। हाँ फैजान, मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि रोहित शर्मा एक्सपेक्टेड है आना। देखें, इतना तो उनको करना चाहिए। एक आईसीसी इवेंट है, उसका ऑफिशियल प्रेशर होता है कप्तानों का। अगर उसमें रोहित शर्मा नहीं आते या कप्तानों के ऑफिशियल फोटोशूट में नहीं आते रोहित शर्मा पाकिस्तान, तो वो एक अच्छा मैसेज कतई नहीं जाएगा फॉर एक स्पोर्टिंग कम्युनिटी। इंडिया की जो अपने पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी टीम नहीं भेज रहा, वो एक अलग बात है। बट अगर इस इवेंट के लिए भी और एक क्रिकेट के तहत सबको मुत्तहिद करने की जो एक मैसेजिंग होती है, अगर उससे भी वो नहीं आता, उसमें भी शामिल नहीं होता, तो फिर ये एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा। तो आई थिंक, और जिस तरह इंडियन मीडिया इंडिकेट कर रहा है और इंडियन मीडिया जब रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि रोहित शर्मा कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो ऑफिशियल फोटोशूट होगी उसके लिए पाकिस्तान आएंगे, तो आई होप कि वो आए। और वो एक मैं ज्यादा
ओवर हाइप नहीं करना चाहता, बट शायद उसके उनके आमद से एक आइस ब्रेक होने की तरफ हम बढ़ सकें। बिल्कुल, और खास तौर पे चले ये तो फैसले हो ही गए कि उनकी टीम नहीं आएगी और मैचेस बाहर होंगे, बट एटलीस्ट इनके आने से वो एक बदमज़गी जो हो गई थी शुरू में वो थोड़ी सी डिसिपेट होगी, तो डेफिनेटली इनको आना चाहिए। बाय द वे इनको आना तो चाहिए, लेकिन ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह और ये फोटो ये किधर होगी, कौन से शहर में? कराची, लाहौर? देखिए ओपनिंग सेरेमनी तो कराची में होनी तो मोस्ट लाइकली शायद कराची में ही वो हो, बट ये शेड्यूल अभी सामने आना है, क्योंकि जब टीम्स यहाँ आएंगी और जो सपोर्ट पीरियड होगा तो वो तो 12 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा एक्टिविटीज टुवर्ड्स स्टार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी कराची में होनी है। मेजॉरिटी ऑफ वार्म अप मैचेस कराची में होने जा रहे हैं, जो जिसका शेड्यूल अभी फाइनल कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, अगले किसी हफ्ते में सामने आ जाएगा। तो आई होप के वो एक्टिविटी कराची में ही होगी। कराची में बहुत ज्यादा आइकनिक प्लेसेस ऐसी हैं जहां पे फोटो शूट हो सकता है। लाहौर में भी बड़ी आइकनिक प्लेसेस है जहां पीसीबी चाहेगा कि, क्योंकि पीसीबी आप देखें पिछले 1.5-2 माह से पाकिस्तान के बड़े जो हिस्टोरिक वेन्यूज, आइकनिक स्पॉट्स है, उसको टूरिस्ट स्पॉट्स है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। जो ट्रॉफी टूर हुआ था उसमें भी बड़े जबरदस्त स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। कल जो पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ वो हुजूरी बाग में किया, तो उसका मकसद भी ये था कि पाकिस्तान का एक आइकनिक स्पॉट दुनिया के सामने लेके आना है। कराची में आइकॉनिक बहुत सारी जगह है। मेरा ख्याल है कि एन आइडियल लोकेशन वुड बी ए बीच, अ नाइस क्लीन बीच। कराची के सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे बीचेस हैं जिनके जिसको पस मंजर में रखते हुए ये फोटोशूट हो सकता है। आपने कहा है बिल्कुल है। महोत्ता पैलेस एक अच्छी जगह है जहाँ पे, महोत्ता पैलेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये हो सकता है, वरना मज़ार क़ायद एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर रोहित शर्मा को मज़ार क़ायद नहीं, वहाँ पे मसला होगा वैसे रोहित शर्मा को, इसलिए ऐसे क्यों हम ऐसी जगह रखें जो बाद में किसी कोई नहीं भाई, हमारी तो ये जगह है। और कल जो हजूरी बाग दिखाया गया है, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग जिनका इंटरेस्ट होगा देखने में, राशिद भाई खूबसूरत जगह थी। मैं और फैजान तो ब्रंस रोडी लेके जाएंगे। रोडी लेके जाएंगे। लवली। निहारी खाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए, क्या ख्याल है भाई? यार एक हिस्ट्री है वहाँ की ना फैजान, और बेस्ट जो फूड है कराची का वो तो वहीं पे ही है। चले होपफुली हमारा ये जो कराया गया था बंस रोड पे। अच्छा, वैसे खाना तो नो डाउट जायकेदार बहुत होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का पेट ना अगले रोज। अच्छा अब्दुल्ला, ये अब कहना जरूर, यहाँ हम इन्विटेशंस दे रहे हैं और हम एक अच्छा माहौल सेट करें, आप पेट खराब की बातें करना स्टार्ट हो जाए, बट दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच राशिद भाई एंड फैजान फॉर ऑब्वियसली ये सिलसिला चलेगा तो हम फिर डिस्कस करते ही रहेंगे, चाहते तो करते रहेंगे, लेकिन मतलब प्लीज डोंट गिव अ मैसेज कि बर्न्स रोड पे खाना खाने से पेट खराब। नहीं, आप खाएं, बिल्कुल खाएं। अच्छा जी, मुझे जरा सूट नहीं करता। अच्छा जी, कई मुसलमान मुल्कों में अच्छा बाय द वे ये तो हम जाएंगे, लेकिन सरफराज अहमद के बारे में हमने आपको बताया था। इनफैक्ट हमने क्या बताया था, इतवार को उनकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट थी जिसमें उन्होंने खैर बात कह दिया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, और थैंक यू सब ये ऐसा लग रहा था। क्लियर कट था कि उसमें उनका सफर वहाँ इख्तिताम को पहुंचा है और फिर साथ उन्हें पिक भी किया गया। I didn't talk to Faizan and all about it, but I was feeling kind of bad about the names, good names. लेकिन अब सुहेल इमरान हमारे साथी हैं और वो हमें बता रहे हैं, उनकी खबर है कि क्वेटा ने फैसला किया है कि उनको कोचिंग स्टाफ में ज़रूर शामिल किया जाएगा और वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा होंगे। हाँ, लेकिन ये बड़ा वो लगता है कि कॉम्पनसेट किया जा रहा है, मतलब अब उनके मैसेज के बाद ये कहा गया है। I don't know. अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। आपको पता है कि इस्लामाबाद में जबरदस्त एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कई मुसलमान मुल्कों में ख़वातीन की तालीम में आज भी बहुत सी रुकावटें हैं। हमारे मिसाल आपके सामने है, लड़कियों को तालीम हासिल करने के लिए बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं। और मतलब दुनिया की क्या बात करें, खुद पाकिस्तान में भी आपको बता दें कि 1,25,00,000 लड़कियां जो हैं वो स्कूल नहीं जाती। चेक आउट दिस फिगर। और यही नहीं, इस्लामाबाद को ख़वातीन की तालीम में रुकावट से जोड़ना ना सिर्फ इस्लाम की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये इनफैक्ट मज़हब को हम कहेंगे कि बदनाम करने की कोशिश भी की जाती है जब इस किस्म की चीज़ें जोड़ी जाती हैं। इन ख़यालात का इजहार दुनिया भर से आए मुख्तलिफ मंदूबीन ने हफ्ते और इतवार को हुकूमत पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के इश्तराक से इस्लामाबाद में
होने वाली आलमी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया। और ये होने से पहले हमने आपको बताया भी था खासतौर पर, बिकॉज इसकी हाईलाइट ये थी कि मलाला ने आना था और आई शुरा ने इस बात पर खासतौर पर जोर दिया कि खवातीन को तालीम दिए बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। शुरा का मौक़िफ़ था कि लड़कियों को तालीम से महरूम करना, उनकी आवाज़ को दबाना, उन्हें रोशन मुस्तक़बिल के हक़ से महरूम करने के मुतरादिफ है और बिल्कुल इस्लाम को तो इस कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना नाइंसाफ़ी है, मतलब हक़ाइक़ के मनाफी है। आपको पता है हमारा मज़हब हर मर्द और औरत पर यह फ़र्ज़ करता है कि वो तालीम हासिल करे। मेहमान खुसूसी ख़ासतौर पर शिरकत के लिए आई नोबेल इनाम याफ्ता फ़ख्र पाकिस्तान मलाला यूसुफ़ज़ई। उन्होंने कहा कि अफ़गान और फ़लस्तीनी बच्चियों की तालीम से महरूमी का भी उन्होंने तस्करा किया और उन्होंने कहा कि इसका जिक्र किए बगैर कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं हो सकता। फिर इजराइल गज़ा में जो सूरत हाल रही है तालीमी इदारों की, उस पर उन्होंने तफसीली बात की कि कोई स्कूल कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी जिसको बमों से ना उड़ाया गया हो। In Gaza, Israel has decimated the entire education system. They have bombed all universities, destroyed 90% of schools, and indiscriminately attacked civilians sheltering in school buildings. Afghanistan is the only country in the world where girls are completely banned from education beyond grade 6. For the past 3.5 years, the Taliban have ripped away the right to learn from every Afghan girl. अच्छा, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हुकूमत पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अफगानिस्तान को भी दावत दी थी, लेकिन अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। दिस शुड टेल यू देयर द इंपॉर्टेंस दे गिव टू गर्ल्स एजुकेशन। बात करेंगे पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करने वाले ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जिसका मौजू मुस्लिम दुनिया में ख़वातीन की तालीम के मसाइल था। तय ये किया गया कि हुकूमतों को सर्टनली कुछ क्या बहुत कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान में ख़वातीन को तालीम की सहूलियात फराहम करने में क्या सजेशंस हैं आपकी? हुकूमत क्या क्या कर सकती है? देखिए, हमारे मुल्क में क्रिकेट टीम आए, बाहर के लीडर्स आए, हम तो चाहते हैं और ये अब होना शुरू हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है जहाँ पर दुनिया के लीडर्स यहाँ पर आए और एजुकेशन की बात हुई है। कॉन्फ्रेंस से ज़रूर एक प्रेशर बिल्ड होता है, लेकिन जो ख़वातीन की तालीम है पाकिस्तान में उसमें कुछ बेसिक इश्यूज हैं। जैसे कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल है, अगर सपोज करें वो 100 प्राइमरी स्कूल है तो अचानक से जो सेकेंडरी स्कूल है वो और कम हो जाते हैं और फिर और ऊपर जाते हैं तो और कम। दुनिया के अंदर ये पिरामिड जो है वो बाद में बनता है। हमारे यहाँ प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में एक नेचुरल ड्रॉप आउट होता है। फिर हमारे एक और मसला ये है कि रूरल एरियाज में लड़कों के अलग लड़कियों के अलग स्कूल। अब आप कितने लड़कों के और लड़कियों के अलग अलग स्कूल्स बनाएंगे? तो आई थिंक को एजुकेशन एक मजबूरी भी है हमारी। सो ये मुझे लगता है कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ सके ज़्यादा तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है हमारे मुल्क। हाँ, ये डेफिनेटली आपने सही कहा, ये है तो सही और बड़ा हमारा स्पेसिफिक है, पाकिस्तान स्पेसिफिक भी ये बात है। अच्छा बताएं, पाकिस्तान की बात करें या अफगानिस्तान की या किसी और मुस्लिम मुल्क की, तो हुकूमतों के साथ एक माशरती तब्दीली की ज़रूरत भी नज़र आती है। माशरे को तस्लीम करना होगा कि लड़कों की तालीम जो है वो लड़कियों की तालीम रादर वो कितनी ज़रूरी है। तो क्या आपको ऐसी तब्दीली पाकिस्तान में लगता है कि नज़र आ रही है? अब कुछ हो जाएगा? आई थिंक देखिए, जो सोशल री इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, जो आप कह रहे हैं कि माशरती तब्दीली, मुझे लगता है पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर ऑब्वियसली अवेयरनेस तो है कि लड़कियों की तालीम कितनी ज़रूरी है या बच्चों की तालीम कितनी ज़रूरी है। लेकिन मसला यहाँ पर पाकिस्तान में जब आता है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूरबीन है, तो जब वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करने आते हैं, टीचर्स बनने आते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि 4 साल आप ये डिग्री प्रोग्राम करेंगे, फिर 3 साल आपको नौकरी मिलेगी, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। तो मैं देखता हूँ कि बच्चों का इतना दिल होता है, उनको लगता है मैं हमारी जिंदगी चेंज होने लग रही है, बट माँ बाप खानदान उनकी शादियां कराने की बात शुरू कर देते हैं। शहरों के अंदर 12वीं जमात के बाद 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, अगर डॉक्टर्स हो तो फिर वहां पर भी ये मसला शुरू होता है। टीचिंग को हम ये कह रहे हैं कि अब इसको प्रोफेशनली लिया जाना चाहिए, तो वहां पर बीच में डिग्री के दौरान बच्चों की शादियां कराने की बात होती है और फिर कहा जाता है छोड़ दें, ना करें। और अगर आप रूरल एरिया में चले जाएं तो ये मसला 8वीं जमात के बाद भी शुरू हो जाता है। तो ये खानदान की तरफ से जो प्रेशर आता है बच्चियों को
कि शादी करानी है, ये इश्यूज हैं। आई थिंक ये अभी भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा शहजाद साहब, इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका ख़ास तौर पर मलाला यूसुफजई साहिबा की हम बात करेंगे। इन्होंने फ़लस्तीन में इज़राइल के मज़ालिम की वजह से लड़कियों की तालीम पर जो बंदिश है वो भी बात की, बड़ा तफसीली इसका मुद्दा उठाया। कितना नुकसान हो रहा है, मुस्तकबिल में कितना होगा, क्या वजह है कि गज़ा के बच्चों की तालीम पर नहीं हो रही ज़्यादा बात? देखिए, एक तो सबसे पहले मलाला यूसुफजई जो हमारी अपनी नोबेल लॉरियट है, उनका पाकिस्तान आना और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे बात करना, यही बहुत खुशी की बात है और बहुत दिल से बोलती है वो हमेशा। और उन्होंने इजराइल के इस जुल्म को अब तो स्पीचलेस हम फील करते हैं। हमें समझ नहीं आता क्या कहें कि इस लेवल की बदमाशी, आप कह लें कि मैं बदमाशी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्या कह सकते हैं, अब आप कुछ भी कर रहे हैं और कोई रोकने की हिम्मत ही नहीं होती। सो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो मलाला जिस पे बात कर रही थी, और पूरी मुस्लिम दुनिया की, अब पूरी दुनिया इस इशू पे बात कर रही है। और तालीम पर तो होती है बात पैलेस्टाइन के अंदर और गाजा के अंदर जहां पर जिस तरह से, लेकिन वहां पर बच्चों को मारा जा रहा है। और फिर आप हेल्थ और तालीम और कितनी भूख और हंगर है, बट लेकिन वहां पर लिटरली जिस तरह से मारा जा रहा है बच्चों को, वो तो एक ऐसी चीज है कि समझ नहीं आता हमें कि हम क्या कहें। और फिर ऑब्वियसली तालीम, जिंदगी होगी तो इंसान तालीम हासिल करेगा, सेहत होगी, आगे बढ़ेगा। वहां तो एक पागलपन मचा हुआ है। बट मुझे बहुत खुशी है कि मलाला ने इस बारे में बात की है और हमेशा करती है मलाला इस बारे में बात। हमारी दुआ बस ये है कि वहां पर बच्चों की जिंदगियां बचें। फिर ऑब्वियसली जैसे कि उन्होंने बताया कि जहां पर लोग शेल्टर ले रहे होते हैं गाजा में, वहीं पर उन स्कूल्स पर भी बॉम्ब्स बरसाए जाते हैं और वहां पर फिर लोग मर जाते हैं। तो स्कूल्स तो वैसे ही खत्म कर दिए गए वहां पर। बट हम सब की दुआ है कि बस किसी तरीके से ये जुल्म खत्म हो। सबकी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, दुआ हमारे साथ थे। अच्छा, PSL की तो हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले है चैंपियंस ट्रॉफी। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको पता ही है हमारे स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम जोरों शोर से जारी है और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर मरकज़ निगाह ऑलरेडी बना हुआ है। वहाँ पे क्या फिनिशिंग के इस मरहले में जो है इनक्लोजर्स की नशिस्तों की तनसीब का काम जो है वो शुरू हो गया है, विच इज़ ग्रेट। फिर हमें लगता है ना कि थोड़ी सी एंडिंग की तरफ काम आ रहा है। तो मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन जोरों शोर से जारी है और फिनिशिंग का जो मरहला है वो आ पहुंचा है। और फिनिशिंग का जो एक अहम मरहला है वो इनक्लोजर्स की सीटों की तनसीब है, क्योंकि तमाम तर कज़ाफी स्टेडियम के इनक्लोजर्स गिराकर नए बनाए गए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं जिस इनक्लोजर में मौजूद हूँ, यहाँ पर नशिस्तें लगा दी गई हैं। इससे पहले यहाँ पर सिर्फ नट लगाए गए थे और अब यहाँ पर पूरी की पूरी नशिस्तें, ग्रीन कलर की नशिस्तें लगाई जा रही हैं। और बताया यह गया है कि पाकिस्तान के फ्लैग के निस्बत के तौर पर यहाँ पर वाइट और ग्रीन कलर की नशिस्तें लगाई जाएंगी। ये जो मेन बिल्डिंग है उसके राइट हैंड पर जो इनक्लोजर है, जो इमरान खान इनक्लोजर है, जो VIP इनक्लोजर माना जाता है कज़ाफी स्टेडियम का, वहां से शुरू की गई है नशिस्तों की तनसीब का जो काम है। पूरे स्टेडियम में जो है वो कोटिंग कर दी गई है और कोटिंग करने के साथ साथ वहां पर नट्स लगा दिए गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स यहाँ पर जो है वो नशिस्तें लगा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि क्योंकि नट पहले लगे हुए थे और अब सिर्फ 1 या 1.5 मिनट लगता है उस नशिस्त को फिक्स करने में। और ये अभी इमरान खान इनक्लोजर में ग्रीन कलर की नशिस्तों का काम शुरू हुआ है और ये कल यहाँ पर बाकायदा तौर पर रात ये शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं कि किस तेज रफ्तारी से इस काम को मुकम्मल किया जा रहा है। लवली जी, that looks promising. अच्छा लग रहा था, साफ साफ नया नया। मतलब हम यही बात कर रहे थे। I like the color of the chairs as well. Well, if you call it a chair, because आपको पता है ना वो एक बेंच टाइप वो सारी बनी हुई है और साइड पे उनके बस आर्म रेस्ट हैं, but that is how it is. अच्छा, चेयर्स भी हैं। नहीं, ये क्या है? हमारे चेयर्स के हैंडल्स हैं, अभी बीच में से इनकी कुर्सियां आनी है, वो फोल्डेबल। वो अच्छा देखिए, अगली वाली आ चुकी है, ये आ गई। ठीक है, जब मैंने देखा तो तब नहीं लग रहा था कि इस पे असेंबल हो रही है। How nice, and I like the color as well.
अच्छा जी, ये हमारे गेस्ट भी हमारे साथ ऑब्वियसली ही हैज हिज ओपिनियन ऑन द चेयर्स एज वेल। अब हम नहीं कराया, लेकिन अब उनको अच्छा जी, क्या आती है उर्दू जुबान आते आते। अब उर्दू जुबान हम तो अभी तक सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीखने की, लेकिन कंप्यूटर एंड एआई के ज़माने में कैसे हम जो सीरीज़ हैं या और टेक्नोलॉजी हैं, जो रोबोट्स हैं, जो एआई एसोसिएटेड कैरेक्टर्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं जो हमसे मुखातिब होती हैं, चाहे किसी भी और ज़बान में हो जाते हैं, उनको एग्जैक्टली उर्दू में रवां कैसे किया जाए, ये बड़ा अहम सवाल है। ये बड़ा चैलेंज है और ये ही चैलेंज को जवाब देने के लिए कि ये किस तरह किया जा रहा है, बिकॉज किया जा रहा है, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है वाजिद जवाद साहब ने, जो कि सदर हैं अंजुमन तरक्की उर्दू। वाजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। वाजिद साहब, अगर आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें कि ये डिजिटलाइजेशन जो कर रहे हैं, हाउ इज इट वर्किंग? सबसे पहले मैं अपना इदारे का तारुफ करा दूं। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान, जो कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के नाम से 1903 में कायम हुआ। ओके। और मुस्लिम लीग के क़याम से 3 साल पहले, और उसके बाद 1948 में क़ायद आज़म मल्ला रहमा की ख्वाहिश पर मौलवी अब्दुल हक साहब, जिन्हें बाबा उर्दू के नाम से जाना जाता है, वो कराची हिजरत करके आ गए और उन्होंने फिर अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान यहाँ पर कायम की और पहला उर्दू कॉलेज कायम किया और फिर उर्दू साइंस कॉलेज कायम किया, जो कि अब जाके उर्दू यूनिवर्सिटी का चार्टर भी 2002 में उसको मिल गया। इस सिलसिले में मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि जैसा आपने भी एक शेर पढ़ा, एक मिसरा मैं भी पढ़ देता हूँ अल्लामा इकबाल का, कि गैसुए उर्दू अभी मिन्नत पजीर शाना है। इसमें यह है कि कुछ अरसे पहले, चंद साल कबल, यूनेस्को ने उर्दू को एक वो उन ज़मानों में करार दिया था जिन्हें अपनी बका का ख़तरा हासिल, एंडेंजर्ड लैंग्वेज। तो उसमें एक वजह इसका ये था कि ये मौजूद नहीं है डिजिटल ऑर्बिट पे, और उसमें ये, इससे मेरी मुराद ये है कि जितनी ज़ुबानें दुनिया में हैं, जिन ज़ुबानों में हुरूफ तहज्जी की पहचान अल्फाज में हो जाती है आसानी से, वो तो बड़े आसानी से पढ़े जा रहे हैं। आप किसी अंग्रेज़ी का कोई मतन अगर आप सेलेक्ट करें स्क्रीन पर किसी स्मार्ट डिवाइस के, तो वो आपको ऑप्शन अगर लें आप तो पढ़ के सुना देते। इससे मुराद ये है कि अल्फ़ाबेट जब आप ए लिखेंगे और जब एप्पल लिखेंगे तो एप्पल की शक्ल और हैयत वही होगी ए की, एप्पल में जो ए अदरवाइज अल्फ़ाबेट में होगी और जो एप्पल में होगी। जी हाँ। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है कि अगर सीन और शीन होगा तो जब आप हर्फ लिखने जाएंगे तो सीन पूरा लिखेंगे, लेकिन जब आप कोई वर्ड बनाएंगे उससे, कोई लफ्ज़ बनाएंगे उससे, तो वो सीन के सिर्फ 3 दंदाने रह जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसमें ये आसानी से, क्योंकि मुख्तलिफ अल्फाज में जो हरूफ तहज्जी हैं उर्दू के, वो अपनी शक्लें बदल लेते हैं। बिल्कुल। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक बहुत ज़्यादा आजकल उसका चर्चा भी है और बड़ी जगह इस्तेमाल भी हो रही है, बहुत मुफीद भी है, उसी की एक ज़ैली शाख है, उसको कहते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। उसमें ये होता है कि जिस तरह आपने एक लफ्ज़ लिखा मुस्तशरिक़, उसमें सीन की आप देखेंगे शक्ल बदली हुई है, ते की और बदली हुई है, शीन की बदली हुई है, रे की बदली हुई है, काफ उसी तरह है, लेकिन कहीं काफ अगर बीच में इस्तेमाल हो गया इस्तक़बाल, तो काफ जो है सिर्फ एक दायरा रह जाएगा, एन किसी और तरीके से आएगा, मीम किसी और तरीके से आएगा। तो उसके लिए ये है कि ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन से ही है कि वो बसरी तौर पर आपको देख लेते हैं कि भाई ये लफ्ज़ ये भी हो सकता है, ये यहाँ लिखा हुआ है ये भी हो सकता है। तो उसकी एक मशक करानी पड़ती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर्स को, वो एक बड़े स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको बार बार मशक करानी पड़ती है और उसमें बेशुमार फिर आप जो है वो उसमें डाटा फीड करना पड़ता है। जिस तरह अंजुमन तरक्की उर्दू ने एनडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के इश्तराक से इस पर काम शुरू किया तकरीबन 3 साल पहले, और ख़ासे हम समझते हैं कि हमने जेनेटिक कोड है वो उसको तोड़ लिया या उसको दरियाफ्त कर लिया। और उसमें ये होगा कि आप उसके लिए हमने बहुत ही मेहनत की है, हमने भी, हमारे जो भी आमिलीन हैं अंजुमन के और हमारे एनडी इंजीनियरिंग कॉलेज के टीम है। ये तो बड़ा टास्क है, मतलब जी हाँ, तभी देखिए ना 3 साल तो तकरीबन लग गए हैं। जी। अब हम सोचते हैं कि अगले चंद माह में ये शायद इंशाल्लाह
हम इसको मुकम्मल करें। क्रैक कर लिया, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये मतलब अब कोड क्रैक होने के बाद क्या आसान हो जाएगा नए अल्फाज का इनकला या उसको बताना या समझाना कि अब देखिए सबसे पहले तो ये कि जितना हमारे पास मवाद है वो पढ़ के आपको सुना दे। आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें स्क्रीन पर, स्मार्ट डिवाइसेस पर, और उसके और भी एडवांटेज, और वो फिर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको पढ़ के सुना देगा उर्दू में। आपने अगर कोई नज़म में लिखा, नसर में लिखा, तो नज़म को नज़म तरीके से पढ़ेगा, गज़ल को गज़ल के तरीके से पढ़ेगा, और मतन को मतलब जो है तहरीर जो है उसको उस तरह से पढ़ लेगा। और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ उसमें प्रोनाउंसिएशन भी कई आप अगर ज़ैनुद्दीन साहब की आवाज़ में सुनना चाहें या किसी और की आवाज़ में सुनना चाहें, वो भी ख़वातीन में भी ये इसको इवेंचुअली ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले तो हमारे जो लोग नाखानदा हैं वो अगर अखबार पढ़ना चाहें या कोई चीज़ पढ़ना चाहें तो वो आपको पढ़ के सुना दे। इसी तरह हमारे जो नई नस्ल है जिन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी उर्दू ज़बान पर, अर्लियर अंग्रेज़ी पर ज़्यादा तवज्जो रही, या हमारे दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं या कहीं भी उर्दू बोलने वाले लोग हैं जो चाहते हैं उनकी औलाद भी जो है वो उर्दू से वाक़ियत हासिल करे, शनासाई सुन लें, तो उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। और इससे जो हमारा जो लिटरेसी रेट है उसमें भी गैलपिंगली इजाफा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक ऐप की शक्ल है, एक ये अभी प्रोग्रामिंग है जिसको किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें हमने ऐप ट्रायल की बनाई हुई थी iOS के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी, गूगल के लिए भी, लेकिन इसको थोड़ी सी मशक और करानी बाकी थी, कुछ सकम था एक्यूरेसी में, तो वो उसको ट्यून अप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो सब में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अब देखिए ना, अब इस पर ये टेलीफोन है मेरे हाथ में, इसमें आपने कोई अंग्रेज़ी का कोई मतन है, इसको ये पढ़ के आपको अंग्रेज़ी सुना देगी, फौरन सुना। आज कुछ अखबार है अंग्रेज़ी में भी, वो भी ये आपके साथ वो देते हैं आपको फैसिलिटी कि आप वो क्लिक करें तो आपको पूरी पढ़ के सुन लें। तो ये चीज़ इंशाल्लाह उर्दू में भी हम जल्द अवेलेबल कर लेंगे, और इससे ये कि ट्रांसलेशन में भी आसानी हो जाएगी। इसमें पहले सबसे पहले एक जो PDF का मतन है उसको ये वर्ड में ट्रांसफ़र करता है, फिर उसको पढ़ के सुनाता है। सर, इसमें एक और भी बड़ी चीज़ होगी जो हमने बात का शुरू किया था ना कि उर्दू को एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी एक उसमें नई जान आ जाएगी। दूसरी बात ये कि ये इसमें 70 से 80 फ़ॉन्ट हैं उर्दू तहरीर के, वो भी इसमें कवर कर लिए गए हैं। इसी तरह नस्तालीक फ़ॉन्ट, उसके साथ आशनाई की गई है इसके साथ, और इससे ई-बुक्स के लिए आसानी हो जाएगी। फिर दुनिया भर की जो हमारा एक जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, मकसद एक और भी था कि साइंसी को तो बरदूसी को तो उसको उर्दू में तर्जुमा किया जाए, तो उसके लिए आसानी हो, क्योंकि उर्दू में इतना मवाद नहीं है किताबों में जिसमें आप तमाम मज़ामीन पढ़ा सकें यूनिवर्सिटियों में भी। और जितना मतलब अगर ये एक माइलस्टोन हम अचीव कर गए ना, उसके बाद एक यूनिवर्स बहुत खुल जाएगी है जिसके दरवाजे खुल जाएंगे। वाजिद जवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का, आप बहुत ही खूब काम कर रहे हैं। शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट, इट हैड टू बी डन, और ये बहुत खुशी हुई कि लोग, और ये हम एक मिशन के तौर पर ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो है दस्तयाब किया जा सके। और शहद और शक्कर से शीरी उर्दू ज़ुबान हमारी, और इसमें जो शीरीनी है उर्दू की वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो नसर को नसर के अंदाज में पढ़ेगा, गज़ल को और नज़्म को नज़्म के साथ, तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक होगा। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, थैंक यू। अच्छा जी, ये अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया को तो आप देख ही रहे होंगे ऑनलाइन, मतलब कि कोई सोच सकता था कि कैलिफोर्निया में आगे तो लगती रहती हैं, लेकिन इस किस्म की, इस नौयत की कि वो फायर ब्लिजर्ड्स कहा जा रहा है कि जो चीज़ें कभी पहले नहीं देखी हुई, तो इस नौयत की आग लगी है, और दौर की सबसे भयानक और खतरनाक आग इसे करार दिया इनफैक्ट लॉस एंजलिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना अब्दुल्ला, वो बर्बाद हो गया है, और वो राख का ढेर बन गया। जो टर्म इस्तेमाल होती है ना, राख का ढेर, हजारों लोग जो हैं वो बेघर भी हुए हैं, हलाकतों की तादाद जो है वो 25 हो चुकी है, और लॉस एंजलिस में 3 मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग। तेज़ हवाओं की वजह से इस हफ्ते मज़ीद तबाहकुन शिद्दत इख्तियार करने का खदशा भी है, और हुकूमत ऑब्वियसली तो एक हद तक ही कुछ कर सकती है। हर हुकूमत का, हर मुल्क की हुकूमत का यही हाल होता है। सो दे डू व्हाट दे कैन, लेकिन जो लोगों को बहुत जो मदद की ज़रूरत है। बहुत सी NGOs काम कर, इन्हीं में से एक तंजीम है
होप टू हेल्प, और इसके जो बानी हैं, CEO हैं, वो हैं एक पाकिस्तानी निशात अमरीकी नासिर राव साहब। उनसे बात करेंगे हम। शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है नासिर राव साहब। सबसे पहले तो हम आपका एक आंखों देखा हाल जो है ना वो जानना चाहते हैं। बताइएगा कि LA में आग ऑब्वियसली हर साल ही लगती है, लेकिन इस बार क्या मुख्तलिफ हुआ है और क्या पता चला है आपको? इसमें पहले बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का और सबको सलाम। इसमें जो है इस दफ़ा क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो है ये जो आग जो भड़की है, फैली है, उसी मेन वजह थी जो विंड जो ज़्यादा थी। विंड का आप कह रहे हैं, विंड तो थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या अमीर क्या गरीब, मतलब सभी बेघर हो गए हैं। में जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो बेघर हुई है, जिनका सब कुछ जल गया है। कुछ फिगर्स जारी किए जा रहे हैं हुकाम की तरफ से कि हाँ जी इतने लोग डिस्प्लेस्ड हैं, इनके पास कोई शेल्टर नहीं है रहने के लिए। क्या फिगर्स हैं? जी तकरीबन इसमें 40,000 एकड़ जो है सिटी है पूरी वो जल चुकी है। उसमें तकरीबन समझ लें 6,000 हाउसेज जो हैं बर्न आउट हो चुके हैं। तो अभी तक जो डेथ हो चुकी हैं उसकी आज की जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 25 हो चुकी है। अभी मोर उससे ज़्यादा जाएगी। अच्छा ये भी बताइएगा नासिर साहब कि ये पहली बार नहीं है कि आप अपने ऑब्वियसली तंजीम के थ्रू मदद कर रहे हैं आवाम की, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि स्केल बहुत ज़्यादा है और मदद करने के लिए भी ऑब्वियसली फंड्स तो दरकार होंगे, तो ये जो इस बार हम आग देख रहे हैं वो आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा है और इसमें बहुत काम करना पड़ेगा? ऑब्वियसली लोगों को तो मदद चाहिए और लोग भी हज़ारों लाखों की तादाद में। जी सो इसमें ये नहीं है कि वीक और 2 वीक 3 वीक्स, इसमें महीने साल लगेंगे क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा है। बेघर हुए हैं इसमें घर। तो इससे पहले हम लोग करते रहे हैं और लॉस एंजलिस के अंदर काम करते रहे हैं, मगर इस दफ़ा जो है हमें ये टाइम लगेगा, साल लगेगा इसको संभालने में। अच्छा, अब होप टू हेल्प किस तरह से मदद का इरादा रखता है? फौरी तौर पर रिलीफ के लिए क्या कर रहे हैं ये भी बताइएगा। जो एरिया है उसमें वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर एक्सेस नहीं है, सब बंद किया हुआ, उन्होंने पी नहीं सकते। तो सबसे पहले फूड है, पानी हम लोग जो सप्लाई कर रहे हैं, फूड है, बेबी फूड है, डायपर्स हैं, जो बेसिक नेसेसरी हैं फैमिलीज की, वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद शेल्टर्स हैं जो उनको गाइड करेंगे, शेल्टर्स हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं जो गवर्नमेंट हमें कोऑर्डिनेट कर रही है उससे। नहीं तो उसमें फिर आप कर क्या रहे हैं? मतलब हाउस टू हाउस मदद कर रहे हैं या फिर वो शेल्टर्स जिसका आप जिक्र किया उसके थ्रू मदद कर रहे हैं? How are you doing it? हाँ, किस तरह ये चल रहा है? उसमें हमारा सेंटर बने हुए हैं, उसमें जाके जो है लोग आते हैं वहाँ पर, और जिनके हाउस बर्न हो गए हैं तो चेक किया जाता है, उनकी आईडी चेक की जाती है कि कौन लोग हैं वो लोग, उनका बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, आपने अपना इसमें क्या इरादा है वो तो बता दिया। कितने अरसे से आप फलाही कामों में मसरूफ़ हैं? क्या क्या कर रहे हैं? 4 साल हो गए हैं हम लोग यहाँ बेस US लॉस एंजलिस में हैं। उसके अलावा हम पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं कराची के अंदर, और कराची में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जैसे लो इनकम बिजनेस है, जिन लोगों का बिजनेस नहीं चल पा रहा या किसी वजह से वो डाउन हो गया उनका बिजनेस, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। अच्छा, आपको बाय द वे LA के हवाले से ये भी बता दें कि वहाँ इतने लूटिंग गैंग्स आ गए हैं, मतलब जो लोग अपने घर डकैती भी हो रही है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टॉक अबाउट